हेलो एवरीवन, हमने स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट की हुई थी। कलेक्शन ऑफ डाटा और क्लासिफाइंग ऑफ डाटा तक का प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है कि डाटा को कलेक्शन करने के कितने टाइप्स होते हैं और उन्हें क्लासिफाई कैसे किया जाता है। उसके बाद जो हमारा तीसरा स्टेप आता है वो आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कि डाटा को प्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, किस किस टाइप से हम डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि डाटा को किस टाइप से प्रेजेंट किया जा सकता है, उसका जो टेबल का पार्ट है उसको करेंगे और टेबल का जो फॉर्मेट होता है, जो इम्पोर्टेंट होता है, उसमें से क्वेश्चन आ जाता है टेबल का फॉर्मेट बनाना, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में उस फॉर्मेट्स के कंपोनेंट्स के नाम पूछ लिए जाते हैं, तो उनको भी समझेंगे। और इसके जो ऑब्जेक्टिव है, ताकि अगर आपको बड़ा क्वेश्चन लिखना आ जाए तो आप लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी लिख सकते हो और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दोनों के आंसर दे पाओ। तो डाटा को प्रेजेंट करना तीन टाइप से हम कर सकते हैं, उसको टेबल की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में, और थर्ड है ग्राफ की फॉर्म में। आज हम समझेंगे टेबल। तो टेबल क्या होती है? एक स्टैटिस्टिक्स टेबल, यानी कि एक स्टैटिस्टिक्स टेबल क्या होती है? देखो, स्टैटिस्टिक्स, जहां पर भी स्टैटिस्टिक्स आ जाता है उसका मतलब क्या है? नंबर्स में, ठीक है। तो इज ए सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, एक सिस्टम में क्या करना? अरेंज करना डाटा को, किसमें? कॉलम और रो में। तो टेबल हम किसे कहेंगे? कि एक सिस्टमैटिक ढंग से किसको करना? रो और कॉलम में डाटा को अरेंज करने को हम क्या कहते हैं? टेबल कहते हैं। और जो ये प्रोसेस की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? टैबुलेशन। ये नाम भी पूछ लिया जाता है कि इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? टैबुलेशन कहेंगे। और उसे अरेंज करने को क्या कहेंगे? टेबल कहेंगे। तो अब उसके ऑब्जेक्टिव क्या है पहले ये जान लेते हैं, क्योंकि अगर किस चीज की इंपॉर्टेंस के बारे में हमें पता है तो उसे जानने में हमें और ज्यादा हमारा जो इंटरेस्ट है वो क्रिएट हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव इसके क्या क्या है? बिल्कुल सिंपल है। देखो, अगर कोई भी डाटा अगर टेबल की फॉर्म में है और एक डाटा ऐसा है जो वैसे ही इकट्ठा कर रखा है, बस अपने लाइन में दिखा रखा है, तो किस डाटा को हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे? जो डाटा टेबल में होगा। तो सब ये क्या होता है? सिंपल होता है, समझने में बहुत ही आसान होता है। और ज्यादा डाटा को भी हम क्या कर सकते हैं? टेबल के थ्रू उसको एक ब्रीफ में, एक झलक देखते ही उसे क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। तो उसे ब्रीफ में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फैसिलिटेट कंपैरिजन, कंपैरिजन करने में हमें क्या रहती है? सुविधा रहती है। बेसिक्स ऑफ ग्राफ्स एंड डायग्राम्स, ग्राफ और डायग्राम भी किसकी हेल्प से बनाए जाते हैं? टेबल की हेल्प से बनाए जाते हैं। अगर हमें टेबल का पता है तभी हम क्या बना सकते हैं? ग्राफ और डायग्राम बना सकते हैं। तो ये उसमें भी किसका काम करती है? बेस का काम करती है। एनालिसिस ऑफ डाटा, डाटा को एनालाइज करने में हमें किसकी मदद लेनी पड़ती है? टेबल की मदद लेनी पड़ती है। इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब क्या है? मितव्ययी है, यानी कि बहुत ही कम खर्चा लगता है टेबल बनाने में। ये नहीं कि बहुत ज्यादा, इसके जो बेनिफिट्स हैं उनके मुकाबले इसमें खर्चा बहुत ही कम लगता है। तो देखो, इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं। अब देखते हैं हम टेबल को किस तरह से बनाया जा सकता है, यानी कि टेबल का फॉर्मेट। तो अब हम करते हैं फॉर्मेट ऑफ ए टेबल, कि टेबल का क्या फॉर्मेट होता है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ये कई बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और इनके नाम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेट में भी पूछे गए थे कि क्वेश्चंस जो हमारे फॉर्मेट ऑफ टेबल है, इसका सबसे फर्स्ट पार्ट होता है टेबल नंबर, यानी कि टेबल को एक नंबर दिया जाता है कि ये कौन सी टेबल है, 1 2 3 4, इस तरह से। अगर बहुत सारी टेबल है तो उनके क्या है, ताकि कंफ्यूज ना हो, सबके क्या दे दिए जाते हैं? नंबर दे दिए जाते हैं। उसके बाद उनका लिखा जाता है टाइटल, कि इस टेबल को बनाने का टाइटल क्या है, किस लिए ये बनाया जा रहा है। अगर आपका टाइटल बहुत बड़ा है तो उसे हेड नोट में भी क्या कर दिया जाता है? डाल दिया जाता है, कि टाइटल छोटा सा देके उसके बाद हेड नोट में हम डाल देते हैं, ताकि देखते ही क्या पता चल जाए कि ये टेबल किस लिए बनाई गई है। उसके बाद इसमें क्या होते हैं? रो और कॉलम होते हैं। जो हमारे ये कॉलम है इनके नाम होते हैं कैप्शन, और यही हमारे नेट में पूछा गया था कि कॉलम के नाम क्या होते हैं? कैप्शन होते हैं, और रो के नाम क्या होते हैं? स्टब। ठीक है। अगर रो की जो है हमारी, यहाँ पर जो टेबल है, रो को हम क्या बोलते हैं? स्टब बोलते हैं। और जो इसके कॉलम के
जो हमारे बॉक्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कैप्शन बोलते हैं। और जो ये हमारे सेल है, इसके बाद जो ये पार्ट है हमारा जिसमें हम डाटा को लिख रहे हैं, इसको बॉडी या क्लेवर भी बोलते हैं, फील्ड भी बोल सकते हैं। तो इसके कई नाम हैं, बॉडी, फील्ड या क्लेवर। तो कॉलम को हम क्या बोलते हैं, कैप्शन बोलते हैं। और रो की जो बॉक्सेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्टब बोलते हैं। ठीक है, तो इन रो और कॉलम से मिलकर हमारी क्या बनती है, टेबल बनती है। इसके हेड भी होते हैं और सब हेड्स भी होते हैं। ठीक है, और अगर हमने ये इसके लास्ट में फुट नोट्स में लिखा जाता है कि भाई इसकी जो जो डिटेल है उसको इसमें क्या कर दिया जाता है, मेंशन कर दिया जाता है। और सोर्स में हमारे कि ये हमने जो टेबल के जो डाटा कोलेक्ट किया है इसके लिए किस सोर्स का यूज किया है उसको भी टेबल में दिखाया जाता है। तो ये था हमारा फॉर्मेट का, टेबल का फॉर्मेट किस तरह से तैयार किया जाता है, उसके कौन कौन से पार्ट है। टेबल नंबर होता है, इसका टाइटल होता है, हेड नोट होता है, कॉलम्स के जो बॉक्स होते हैं उनको कैप्शंस बोलते हैं, रो के जो होते हैं उनको स्टब बोलते हैं। ये बात बहुत ही जरूरी है याद रखने की, क्योंकि इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। और जो बीच का पार्ट होता है उनको हम क्या बोलते हैं, बॉडी या क्लेवर भी कहते हैं, या फिर आप फील्ड कह सकते हो। उसके बाद फुट नोट दिया जाता है, उसमें उसकी डिटेल्स वगैरह लिखी जाती हैं। उसके बाद जो हमारी यहाँ पे रह जाती हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, डाटा लिखा जाएगा लेकिन कुछ रह जाता है जिसको जानना जरूरी है, तो वो किस में डाल दिया जाता है, फुट नोट में डाल दिया जाता है। और सोर्सेज में हमारा क्या डाला जाता है कि इस डाटा को कोलेक्ट कहाँ से किया गया था। तो ये हमारे क्या है, कंपोनेंट कह सकते हो या फॉर्मेट ऑफ टेबल की पार्ट्स कह सकते हो आप, ये उनके नाम हैं। इसके हमारे ऑब्जेक्टिव भी हो गए, ऑब्जेक्टिव ही इसकी इंपॉर्टेंस होती है, जो जो ऑब्जेक्टिव है वही इसकी इंपॉर्टेंस है, सिंपल हो जाता है, वही देखते ही इंसान को समझ में आ जाता है, पैसा बहुत ही कम खर्च होता है। ठीक है, और बेसिस का काम करता है डायग्राम और ग्राफ के लिए। तो ये ही इसकी क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंस हो जाती है। अब हमारा रह गया कि टेबल के टाइप, टेबल के कितने टाइप हो सकते हैं। तो देखो, टेबल हमारी सिंपल भी हो सकती है। सिंपल टेबल में क्या होगा, सिर्फ रो और कॉलम होंगे, यानी कि एक चीज के बारे में ही क्या है बताया जाएगा। जैसे कि हमने ये डाटा कोलेक्ट कर लिया कि भाई गेहूं का प्रोडक्शन किस देश में कितना कितना हो रहा है, ठीक है, या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लिया, तो वहां पर सिर्फ एक ही फैक्टर के ऊपर बेस करके क्या बनाई गई है, टेबल बनाई गई है, तो वो उसे बोलते हैं हम सिंपल टेबल। सेकंड हमारी टेबल कौन सी होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हमारा जो पर्पस है वो सिंपल नहीं है, वहां पर हम दो से ज्यादा फैक्टर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स टेबल। ये हमारी क्या थी, सिंपल टेबल। कॉम्प्लेक्स या फिर स्पेशल भी बोल सकते हो। ये क्या होती है, एक विशेष टेबल होती है जिसमें दो से ज्यादा हम क्या लेते हैं, कंपोनेंट लेकर चलते हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अगर हम एक फैक्टर से रिलेटेड डाटा ले रहे तो देखो सीधा देखते ही समझ में आ जाता है, लेकिन दो से ज्यादा थोड़ा फैक्टर ले लेते तो उसे समझने में क्या हो जाता है, जितने ज्यादा फैक्टर होंगे उतनी जो हमारी टेबल है वो क्या होती जाएगी, कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। तो इसीलिए इसको स्पेशल पर्पस टेबल या फिर कॉम्प्लेक्स टेबल भी कहते हैं। तो हमारी जो टेबल है वो टू टाइप्स की हो सकती है, और इसके ऑब्जेक्टिव भी हो गए, फॉर्मेट भी हो गया, कंपोनेंट भी हो गए। सिर्फ अब हमारा ग्राफ और डायग्राम रह गया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिर हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम सेंट्रल टेंडेंसी स्टार्ट करेंगे, जहां से आपकी जो मेन है वो स्टेट स्टार्ट होगी, लेकिन बेस का काम यही करेगी। ठीक है, तो ये भी करना बहुत ही जरूरी था, लेकिन इसमें इतना टाइम नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा इजी है, लेकिन जो आगे हम करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी उसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, क्योंकि वहां पर एक एक पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है, और वो थोड़ा सा वहां पर हमारा माइंड भी काम करेगा, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल्स भी हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।